टुडे आवर टॉपिक इज डिस्टिलेशन, चैप्टर नंबर ये 6 है यूनिट ऑपरेशन का। तो आज हम डिस्टिलेशन में देखेंगे कि डिस्टिलेशन होती क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी थ्योरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन। इट इज अ टेक्निक, distillation is a technique used to separate a mixture of two or more than two components by different boiling points। यानी कि डिस्टिलेशन में हम करते क्या है कि हमारे पास एक मिक्सर होता है, उसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम नियर टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स हीट अप करते हैं और उसके बाद डिफरेंट प्लेट्स पर उनके बॉइलिंग पॉइंट के अगेंस्ट जो है हम सब कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं आफ्टर कंडेंसिंग। तो इसकी जो है डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले तो हमारे क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन आ जाती है, यानी कि जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है उसमें से हम डिस्टिलेट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। और इसके अलावा जो है गैसोलीन की खुशी की वो भी इसके जरिए करते हैं। इसके अलावा एयर को हम प्योरीफाइड करते हैं, वो भी इसी की एग्जांपल्स हैं। तो इसके लिए जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले जो हमारे पास जो मिक्सर है उसको लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। नंबर 2, जो हमारा मिक्सर है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर सिंगल कंपोनेंट होगा तो हम उसकी जो है डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, डिफरेंट उसके जो है कंपोनेंट्स होने चाहिए। और नंबर 3, वो जो कंपोनेंट्स है उसकी जो है वोलेटिलिटी जो है वो तमाम की डिफरेंट होनी चाहिए। अगर सेम वोलेटिलिटी होगी तो फिर भी हम उनकी जो है डिस्टिलेशन नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है ये जो हमारा मिक्सर है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तो फिर भी हम जो है उसकी डिस्टिलेशन नहीं कर सकेंगे। इसकी थ्योरी के मुताबिक जो है हमारे पास डिस्टिलेशन, एक तो डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, पूरे जो मिक्सर होता है उसको हीट अप करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं और उसे आफ्टर जो है हीटिंग डिस्टिलेशन कॉलम यूज करते हैं और उसमें जो है कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। और सेकंड जो इसका मेथड है थ्योरी का वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमने क्या करना है, मिक्सर को जो है हमारा उसे हीटअप करना है। हीटअप करने के बाद जब उसके बॉइलिंग पॉइंट के करीब उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएं, फिर हम उसे डिस्टिलेशन कॉलम में लेके आएंगे। डिस्टिलेशन कॉलम में लाने के बाद जो है उसके जो है वेपर्स निकलेंगे। वेपर जो है उसे कंडेंस करेंगे। कंडेंस करने के बाद कुछ प्रोडक्ट अलग कर लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट दोबारा उसमें लेके आ जाएंगे डिस्टिलेशन कॉलम में। वहां पर जो है यानी कि उसे कहते हैं रिसर्कुलेशन, रिसर्कुलेशन करेंगे। ये प्रोसीजर जो है, ये मेथड जो है रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ये इसकी थ्योरी है, यानी कि सिंपल होता है और सेकंड जो है रेक्टिफिकेशन होता है।
तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो सिंपल डिस्टिलेशन है। सिंपल डिस्टिलेशन की ये डायग्राम बनी हुई है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हम फीड को इन करेंगे। फीड को इन करने के बाद ये रीबॉयलर है। ये जो है इसे रीबॉयलर भी कहते हैं और इसे स्टिल भी कहते हैं। यहाँ पर हम फीड इन करेंगे, उसे हीटअप करेंगे। इतना हीटअप करेंगे कि उसके वेपर्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तमाम फीड को जो है ये डिस्टिलेशन कॉलम में यहाँ पर लेकर आएंगे। इसके वेपर्स जो है ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर टॉप साइड से जो है वो कंडेंसर में आएंगे। कंडेंसर में हमें जो है कूल वाटर इन करेंगे और वो हॉट होकर निकल जाएगा। यहाँ पर जो है हीट एक्सचेंज होगी। हमारे जो वेपर्स हैं, ये जो फीड थी, फीड के वेपर्स जो हैं किसमें दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसे जो है प्रोडक्ट के तौर पे जो हम सेपरेट कर लेंगे। ये तरीका जो है ये ओल्ड मेथड है। इसका जो है डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें प्रोडक्ट जो है वो प्यूरिफाई नहीं मिलती। तो ये आजकल जो है कुछ मेडिकल इंडस्ट्रीज में जो है जहाँ दवाइयाँ बन रही हैं वहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। ये मेथड ओल्ड मेथड है। सेकंड हमारा मेथड है फ्लैश डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। इस फ्लैश डिस्टिलेशन को हम इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सेम लाइक सिंपल डिस्टिलेशन, हम स्टील में जो है फीड को इन करते हैं। उसके बाद जो है इस फीड को हीटअप करते हैं। हीटअप का करते हैं कि इसके वेपर्स जो है बनना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम डिस्टिलेशन कॉलम में लेके जाते हैं और डिस्टिलेशन कॉलम में हम क्या करते हैं, ये जो है हमारे वेपर्स जो है इसे फौरन जो है हम आउट नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम कराएंगे। सेम टू कंपोनेंट्स अगर वेपर्स बन रहे हैं तो टू कंपोनेंट इसके क्या बनेंगे, कंडेंस होंगे। ये जो है कंटिन्यू रहता है प्रोसीजर, उस टाइम तक ये कंटिन्यू रहता है जब तक के इसमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए। मतलब वेपर्स और कंडेंसर में जो है ये जो कंडेंस हो रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद हम इसके वेपर्स लेके जाएंगे कंडेंसर के अंदर और कंडेंसर में क्या होगा, फिर कूल वाटर इन करेंगे, वो इसकी हीट को एक्सचेंज करेगा। ड्यू टू हीट एक्सचेंज हमारे जो ये वेपर्स हैं प्रोडक्ट के, वो क्या करेंगे, वो वेपर्स को जो है कंडेंस करेंगे और प्रोडक्ट के तौर पे अलग कर लेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्लैश डिस्टिलेशन में जस्ट डिफरेंस ये है कि उसमें हम इक्विलिब्रियम में लेकर नहीं आते, जबकि इसमें जो है हम इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे। थर्ड जो हमारा है डिस्टिलेशन विद रिफ्लक्स। डिस्टिलेशन विद रिफ्लक्स जो है वो लेटेस्ट फॉर्म है। उसमें डायग्राम में थोड़ा सा फर्क होगा, वो मैं बताता हूँ कि डिफरेंस क्या होगा।
ये जो थर्ड मेथड ऑफ डिसिलेशन है, ये है डिसिलेशन विद रिफ्लक्स, या फिर इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन डिसिलेशन। इसमें हमारे क्या होगा, सेम लाइक सिंपल डिसिलेशन एंड फ्लैश डिसिलेशन, हम स्टील में जो है फीड को इन करेंगे। इसमें क्या होगा कि फीड हमारी हीटअप हो गई, हीट सोर्स से हम इसे हीट अप करेंगे, और उसके बाद जो उस टाइम तक हम हीट अप करेंगे जब तक इसके बुखारात बनने ना स्टार्ट हो जाए। जब हमारे बुखारात बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम उन वेपर्स को जो है डिस्टिलेशन कॉलम में जो है हम इन करेंगे। डिस्टिलेशन कॉलम में हम इन करेंगे, वेपर जो है वो कंडेंसर की तरफ जाएंगे। उसमें हमने क्या करना है, पार्ट ऑफ सम पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे डिस्टिलेशन कॉलम में, और कुछ जो है प्रोडक्ट के तौर पे ले लेंगे। यानी कि ये जो रिसाइकलिंग है ये कंटिन्यूस सर्कल में रहेगी। उससे हमें फायदा क्या होगा, रिसाइकलिंग के जरिए हमें क्या होगा, एक तो इसमें डिफरेंट स्टेज जो होंगी, जो प्लेट्स हैं इसमें प्लेट्स पे लेवल बन जाएगा, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा, वीपिंग या फ्लडिंग जो है वो नहीं होगा डिस्टिलेशन कॉलम में। सेकंड जो है, इससे हमारी प्यूरिफिकेशन बढ़ती जाएगी। अगर पहले वाले हमारे प्रोसीजर में सिंपल में फ्लैश डिस्टिलेशन में अगर हमें 70% हमें प्रोडक्ट प्योर मिल रही है, तो इसमें हमें 99% जो है प्रोडक्ट जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स आपके वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे, लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो नीचे की तरफ आएंगे, हाई वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है टॉप साइड पे जो है जाएंगे। ये प्रोसीजर जो है कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से अपार्ट ऑफ कुछ जो है प्रोडक्ट का पोर्शन जो है वो क्या होगा, रिसाइकलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे हमारी क्या होगी, प्यूरिटी में जो है वो इजाफा होता जाएगा। ये जो सबसे लेटेस्ट फॉर्म है हमारी जो है डिस्टिलेशन विद रिफ्लेक्स जो है, ये सबसे लेटेस्ट फॉर्म है जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पेट्रोलियम डिस्टिलेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर पेपर में भी जो है पेट्रोलियम डिस्टिलेशन आ जाता है। हमारे पास जो है क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जो है सबसे पहले स्टील में लेके जाते हैं, स्टील यानी कि इसे बॉयलर कहते हैं। इसमें हम जो है क्रूड ऑयल जो है जिसे कहते हैं फीड, फीड को इन करते हैं स्टील या बॉयलर में, जो है हमारी फीड जो है उसे हीटअप करते हैं। हीटअप कहां तक करते हैं, अप टू 800 सेल्सियस, यानी कि 800 सेल्सियस तक जो है हम हीट को इन करते हैं, और उसके बाद 800 सेल्सियस तक जो है उसे हीटअप करते हैं। उसके बाद जो है हम डिस्टिलेशन कॉलम में लेके जाते हैं। ये जो है ये डिस्टिलेशन कॉलम है। अब होगा क्या, हमारी जो फीड इसमें जाएगी, इसमें जो है कार्बन जो है हमारे C1 से C35 तक है। यानी कि कार्बन एटम जो है C1 से C35 तक होते हैं। इट्स मीन इसमें लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी होंगे और हाई वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी होंगे। जब इसमें हम गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम वेपर्स को जो है डिस्टिलेशन कॉलम में जो है वो इन कर देंगे। यहाँ डिस्टिलेशन कॉलम में जो होगा, लो वोलेटाइल कंपोनेंट जो सबसे नीचे रह जाएंगे, हाई वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो ऊपर की तरह मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले गैस, उसकी वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है, वो सबसे ऊपर मूव करेगी, उसमें कार्बन एटम जो है वो सबसे कम होंगे। हाई वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे लेकिन कार्बन एटम सबसे कम होंगे, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे।
उसके बाद जो उससे नीचे होगा उसमें गैसोलीन नैफ्था आ जाएगा। गैसोलीन नैफ्था जो है इसमें कार्बन एटम जो है इसकी निस्बत ज्यादा होंगे, वो यहाँ तक जाएंगे और वो मूव करेंगे। उसके बाद जो है कार्बन की अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी और उसकी वोलेटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जो है 3 स्टेप में केरोसिन ऑयल में मिलेगा। केरोसिन ऑयल में जो है हमारा एक तो केरोसिन ऑयल में जो है वो केरोसिन ऑयल होगा और उसके अलावा जो है लाइट फर्नेस ऑयल भी हमें इसी स्टेप पे जो मिलेगा। यानी कि लाइट फर्नेस ऑयल जो है वो जो है जो फर्नेस में इंडस्ट्रीज में जो यूज करते हैं वो भी हमें यहाँ से मिलेगा। उसके बाद जो है कंपोनेंट्स नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, उनकी वोलेटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी और उनमें कार्बन एटम जो है वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप वो होगा, वहां पे हमें फ्यूल ऑयल मिलेगा। फ्यूल ऑयल में जो है फ्यूल ऑयल में जो है एक तो हमें हैवी डीजल ऑयल मिलेगा, उसके अलावा जो है हैवी गैस ऑयल मिलेगा। हैवी गैस ऑयल मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो है वोलेटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी और कार्बन एटम्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में जिनकी वोलेटिलिटी जो है वो कम होगी वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्लेट्स होंगी डिफरेंट प्लेट्स पे। यहाँ पर जो है ये 4 या 5 स्टेज पे आके जो हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल में जो है हमारे पास लाइट ऑयल होता है और हैवी लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा। यहां पर जो है हमारे पास लाइट लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा और हैवी लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा। सम टाइम यहाँ पे जो है हमारे पास वैक्स भी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेज से जो है हम वैक्स को हासिल कर लेंगे। ये वो तमाम कंपोनेंट्स होंगे जिनकी वोलेटिलिटी कुछ ना कुछ होगी। जितनी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। उसमें कार्बन एटम जो है कम होंगे, वोलेटिलिटी उनकी ज्यादा होगी, यानी कि उनका वेट कम होगा। वेट कम होगा तो वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले गैस आएगा, उसके बाद जो हमारा गैसोलीन, नैफ्था, फिर कैरोसिन ऑयल आएगा, उसके बाद फ्यूल ऑयल आएगा, देन हमारे पास जो है उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा और लास्ट में जिसमें कार्बन एटम C35 और इससे अबव यानी कि C40 तक जो लास्ट में जो बचेगा वो हमारे पास तारकोल होगा। तारकोल वो होता है जो कि हम अपने रोड पे जो है यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब रोड स्ट्रक्चर रोड बन रहे होते हैं तो उस दौरान लुक डालते हैं, वो लुक जो होता है वो तारकोल होता है। इसकी यानी कि कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, C35 से अबव होते हैं। तो ये जो है वेपन्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इससे जो हम ऐसे ही अलहदा कर लेते हैं और फिर रोड भी जो है कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। यह है हमारी पेट्रोलियम डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम डिस्टिलेशन में क्या है कि हमारे पास जो है हम स्टील में फीड को इन करेंगे, क्रूड ऑयल को इन करेंगे, उसके बाद इसे 800 सेल्सियस तक 800 सेंटीग्रेड तक जो है हम उसे हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम अपने डिस्टिलेशन कॉलम में लेके आएंगे। डिस्टिलेशन कॉलम में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर वोलेटिलिटी देयर कार्बन एटम्स सब कंपोनेंट्स को उनकी डिफरेंट प्लेट्स पे
डिसिलिटी बढ़ती जाएगी, कंपोनेंट ऊपर जाते रहेंगे। जैसे जैसे कार्बन एटम जो है वो बढ़ते जाएंगे, कंपोनेंट्स इन स्टेट से नीचे आते रहेंगे। और अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, इसमें डिस्टिलेशन कॉलम में हम जो है जो क्रूड ऑयल हमारा था उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम अलहदा करेंगे, और ये फिर हम इसकी बाद में प्यूरिफिकेशन होगी और मार्केट में जो है इन नेम्स के साथ सेल करेंगे। ये हमारी जो है ये पेट्रोलियम डिस्टिलेशन है। नेक्स्ट आती है हमारी पेट्रोलियम डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट्स को इसी तरह डिस्टिलेशन हमारा टावर यूज हो रहा होता है, उसमें क्या करते हैं हम उसमें जो है वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम पंप के जरिए हम वहां पे वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम क्या होता है, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 atm से अगर कम होगा तो वो वैक्यूम कहलाएगा। वैक्यूम क्रिएट करेंगे, वैक्यूम के जरिए क्या होगा, जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे उसे जो है जल्दी उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले आएंगे। ये हमारी होती है वैक्यूम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। समटाइम ऐसे होता है कि हमारी जो डिस्टिलेशन में कंपोनेंट्स जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल नियर होता है, तो हम उनको जो है वोलेटिलिटी की बेस पे सेपरेट नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक थर्ड सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों कंपोनेंट्स के, लेट्स सपोज एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, दोनों की वोलेटिलिटी सेम है, उसको हम जो है डिस्टिलेशन कॉलम में हम डिस्टिलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक Z कंपोनेंट डालते हैं जो कि X और Y कंपोनेंट दोनों की जो है वोलेटिलिटी को डिफर कर देगा, एक की कम कर देगा, एक की ज्यादा कर देगा। तो उसके जरिए हम जो है एक और का जो कंपोनेंट होगा उसको ऐड करेंगे और वोलेटिलिटी को डिफरेंट करके तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे और कंपाउंड को हम सेपरेट कर लेंगे। ये लास्ट जो हमारी स्टीम डिस्टिलेशन है। स्टीम डिस्टिलेशन में भी हमने क्या करना है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है नियर टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसमें फर्क क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन में हम जो हमारी फीड जो होगी उससे डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। ये वहां पर यूज होती है जहां पर जो है हमारी फूड या इस तरह का मटेरियल जो हीट सेंसिटिव होता है, अगर हम उससे डायरेक्ट हीट करेंगे हीटर के जरिए तो हमारी फूड जो है वो डीकम्पोज हो जाएगी। तो हम डीकम्पोज से बचने के लिए, फीड की डीकम्पोजिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें स्टीम करते हैं। अब स्टीम का जो होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, माइल्ड से लो स्टीम होती है, मीडियम स्टीम होती है, हाई टेम्परेचर स्टीम होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर मीडियम टेम्परेचर स्टीम होगी तो उसका टेम्परेचर 250 सेल्सियस होगा, तो 250 सेल्सियस से ज़्यादा उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होगा। फिर हम स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, स्टीम के जरिए मिक्सर को जो है हीटअप करते हैं और उसके बाद जो है उन्हें अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करेंगे। ये वहां पर यूज होता है जहां पर मटेरियल हमारा हीट सेंसिटिव होता है।